आज 15 तारीख है, 15 मई, और हर वर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। आपने परिवार की अवधारणाएं क्या हैं ये समाजशास्त्रियों से सुनी होंगी, किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं यहाँ किसी और की अवधारणा की बात नहीं, अपनी अवधारणा रखने की कोशिश कर रहा हूं। परिवार क्या है? मेरे हिसाब से, मेरी अवधारणा में जो परिवार है वो परिवार क्या है, मैं ये बात आज करूंगा। और ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हर परिवार बिखरा हुआ है, हर परिवार में कसाकसी चल रही है, हर परिवार द्वेषपूर्ण है, हर परिवार का वातावरण पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। कहने का मतलब ये, तो उसके कारण क्या है, वजह क्या है कि परिवार इतने बिखर चुके हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, लोग शिष्टियां भर रहे हैं और परिवार टूटते जा रहे हैं। तो आपसे मैं ये आग्रह तो नहीं करूंगा, इच्छा आपकी है, आपकी मर्जी पड़े तो देखो, मेरा जो विचार था वो जरूर मैं रखूंगा। जिनको देखना है वो रुके, पूरा देखें, और जिन्हें नहीं देखना वो बेशक जाए, अभी जाए, क्योंकि अगर सुनने लगोगे तो वादा है कि आप पूरा देखोगे। इसलिए अगर आप बिजी हो तो वीडियो को बिल्कुल ना देखें, आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है, आप इसी लायक हो। तो देखो, मेरे हिसाब से परिवार क्या है? परिवार से ही राम निकले, परिवार से रहीम निकले, परिवार से बुद्ध निकले, परिवार से महावीर निकले, परिवार से कृष्ण निकले। परिवार वो जगह है जहां से भास्कराचार्य निकले, जहां से बराहमिहिर निकले, जहां से कालिदास निकले, जहां से नागार्जुन निकले। परिवार वो जगह है जहां से भारत के 6,32,000 क्रांतिकारी निकले, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल। परिवार वो जगह है। और आज परिवार वो जगह है जहां से हम जैसे, तुम जैसे दुराग्रही, बलात्कारी, चोर, डकैत, उच्चा, लुच्चे, लफंगे निकले। परिवार आज ये जगह है। बात थोड़ी सी तल्खी है लेकिन समझना जरूरी है। जिस परिवार ने ऐसे महापुरुष दिए, विवेकानंद परिवार ने दिए, रामकृष्ण परमहंस परिवार ने दिए, और आज लुच्चे लफंगे भी इसी परिवार ने दिए। कारण क्या है? ये वो परिवार, वो गुरुकुल है जिस गुरुकुल में रिश्ते का मूल्य, रिश्तों का महत्व, रिश्ते के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। ये परिवार वो गुरुकुल है। ये वो परिवार है जो परिवार व्यक्ति के विचारों का मूल स्रोत है। विचार व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारक तत्व होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो व्यवहार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का नियामक होता है, और जो व्यक्तित्व है वो किसी व्यक्ति का परिचय होता है। कहने का मतलब ये कि जो विचार का मूल स्रोत है परिवार, विचार से बनता है व्यक्ति का व्यवहार, व्यवहार व्यक्ति का जो है उसका निर्धारण कौन कर रहा है? विचार कर रहे हैं। और जो व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का, वो व्यक्तित्व उस व्यवहार पर निर्भर है, और वो व्यक्तित्व उस व्यक्ति की पहचान है। आज मैं आपको बता दूं कि जो परिवार है, ये परिवार व्यक्तियों से बना है, परिवार से समाज बनी है, समाज से एक राष्ट्र बना है, और राष्ट्र से विश्व बना है। इसका मतलब यह हुआ कि परिवार विश्व के एक निर्माता में या विश्व के निर्माणकर्ता में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कौन? परिवार। अब अगर एक नजरिए से हम देखें तो ये जो परिवार शब्द है, ये जो विश्व शब्द है, ये जो समाज शब्द है, ये जो राष्ट्र शब्द है, ये निर्जीव शब्द हैं, सजीव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ संज्ञा शब्द हैं, इनमें जान नहीं है। इन निर्जीव शब्दों में, इन अजीब शब्दों में जीवन डालते हैं लोग, जीवन डालते हैं हम, जीवन डालते हैं तुम। और हम कैसे निर्मित हैं? हम विचारों से निर्मित हैं। और विचारों का मूल स्रोत क्या है? परिवार। विचारों का मूल स्रोत क्या है? परिवार। और व्यवहार का निर्धारक कौन है? विचार।
और व्यक्ति जो है वो उसका व्यक्तित्व जो है, उस वजह से वो व्यक्ति है, और व्यक्ति की जो पहचान है वो उसका व्यक्तित्व है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विचार अच्छे होंगे तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा तो समाज अच्छी होगी, और समाज अच्छी होगी तो राष्ट्र अच्छा होगा, और राष्ट्र अच्छा होगा तो विश्व अच्छा होगा। अब आप इन कम शब्दों में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इन कम शब्दों में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परिवार एक विश्व का निर्माण करने में किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक परिवार से विश्व बन जाता है, और यही परिवार बिखरे हुए हैं, यही परिवार टूटे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृति में जो परिवारों का चलन था, उस परिवार के लिए मैं जावेद अख्तर का मुझे एक नज्म याद आ रही है, वो ये कि बड़ी रौनक थी इस घर में, बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा तो न था, गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा तो न था। जहां कुछ सीरी बातें थी, सीरी का मतलब ठंडी प्रेम भरी, जहां कुछ सीरी बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें भी थी, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा तो न था। यही कलियों में, इन्हीं शाखाओं में कलियां थी, गूंचे थे, फूल थे, मगर ये मौसम न था, ये शजर ऐसा तो न था। आज परिवार बिखर चुके हैं, यानी एक सशक्त समाज का निर्माता परिवार बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, रिश्ते बिखरे हुए हैं। लोग समाज जोड़ने की बात करते हैं, सामाजिक सम्मेलन करते हैं, राष्ट्र की एकता की बात करते हैं, और अपने परिवार की तरफ कभी देखा है कि परिवार आपने जोड़ पाया है? आपने जब उसकी नींव को नहीं जोड़ पाया, आप राष्ट्र जोड़ने की बड़ी बातें, खुदाई बातें करते हो। ऐसी खुदाई बातें करने से कुछ नहीं होना। राष्ट्र खंड खंड हो रहा है और होगा जब तक आप अपने परिवार को एक नहीं करेंगे, आप अपने परिवार के रिश्तों को तवज्जो नहीं देंगे, आप वापस उस रास्ते पर लौट के नहीं आओगे जिस रास्ते पर भारत कभी विश्वगुरु था, अखंड भारत था। भारत टूटा, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और अब तो पहले तो भारत टूटा था, अब परिवार टूटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते औपचारिक हो गए हैं। इनका कारण क्या है मैं बता देता हूं, जो मेरी नजर में है वो ये कि पहला कारण है कर्तव्य विहीन अधिकार की भावना। पहला कारण, अब यहां पे मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कर्तव्य विहीन अधिकार की भावना। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिवार में बड़ा हो, चाहे वो परिवार में छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबके अपने कर्तव्य होते थे, श्रम विभाजन होता था, सबको कर्तव्य दायित्व दे दिए जाते थे, प्रत्येक व्यक्ति सहज तरीके से अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का पालन करता था। लेकिन आज की मूल भावना है कि कर्तव्य तो हम नहीं करेंगे कर्तव्य का पालन, लेकिन हमें अधिकार पूरे चाहिए। और ये अधिकार मांगने वाले छोटे बच्चे हो सकते हैं, ये अधिकार मांगने वाले बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ये अधिकार मांगने वाले आपके माता पिता, मेरे बड़े भाई, आपके बड़े भाई हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर परिवार को बचाना है तो हमें कर्तव्य विहीन अधिकार की भावना को त्यागना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखेगा उसके अधिकार उसे स्वतः मिल जाएंगे, क्योंकि लड़ाई अधिकारों को लेकर है। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बड़े होने का गुमान ना करें। वो मैं अपने पिता से, अपने परिवार से और आप सब से, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है, तो मैं खुद से शुरुआत कर रहा हूं। अगर मेरी बात मेरे परिवार जनों तक पहुंचे तो वो भी सुने और समझे। आप ये ना समझे कि हम बड़े हैं तो हमारे अधिकार ज्यादा हैं। हाँ होंगे, लेकिन छोटों के कुछ तो अधिकार होंगे, क्योंकि जहां पर मैंने कहा कि कर्तव्य विहीन अधिकार, तो ये मैंने इसलिए कहा कि जब भी कर्तव्य के बिना अधिकार होते हैं तो वो अधिकार तानाशाही को जन्म देते हैं। और अगर किसी को सिर्फ अधिकार दिया जाए, कर्तव्य ना दिया जाए, तो वो तानाशाही हो जाएगा। लेकिन अगर कर्तव्य दिए जाएं और अधिकार ना दिए जाएं तो ये निरर्थक है। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। मतलब ये कि आप किसी से सिर्फ और सिर्फ उसके कर्तव्यों के पालन की चेष्टा करें और उसको अधिकार ना दें,
तो भी गलत है। भले वो कहे नहीं, क्योंकि आपने उसके सामने ये फिगर बना रखा है, ये इमेज बना रखी है कि हम बड़े हैं। आप अपने अंततमस में अंतः प्रज्ञा से पूछो कि आप अपने अभिमान की तुष्टि कर रहे हो। आप उसको बार बार ये याद दिला रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, आप उसको बार बार ये याद दिला रहे हो कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। लेकिन ये बात भी याद रखना है कि अगर वो बच्चा है तो उस बच्चे को उसके कौशल के हिसाब से, उस बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से, उस बच्चे को उसकी सामर्थ्य के हिसाब से उसको भी अधिकार दो। छोटे बच्चा, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा रोता है, तो उसका अधिकार है कि वो मां से दूध मांगेगा, ये वो अधिकार है ना, है ना अधिकार। तो ये भी तो अधिकार है ना। अब वो बच्चा थोड़ा सा अगर बड़ा होता है, उसकी इच्छा है कि उसको मार्केट से कुछ लेना है, क्योंकि वो अभी आप पर डिपेंड है, उसका अधिकार है, वो आपसे मांगेगा। लेकिन आप कहोगे चुप, तेरा अधिकार नहीं है मांगने का। क्यों नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अधिकार पूरे दे दो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कौशल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से छोटे बच्चे भी ये जरूरत महसूस करते हैं। ये साइकोलॉजी, जो जितने मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया है कि एक अवस्था जो है, जो 3 अवस्थाएं हैं, एक शैशवावस्था, एक बाल्य अवस्था और एक किशोर अवस्था, इनमें से जो किशोर अवस्था है, इस अवस्था में जाके बच्चे ना करना शुरू करते हैं। बाल्य अवस्था में, आप उस अवस्था में भी बालक अपना अधिकार मांगता है, लेकिन हम उन्हें छोटा मानते हैं और वो खुद को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में हमें समन्वय बनाना है। छोटे बच्चों को उनका ध्यान रखना है, उन्हें किस चीज की जरूरत है इसका भी ख्याल रखना है। आप सिर्फ अपने बड़े होने का गुमान ना करें, आप उनको उनके अधिकार दें, एक सीमित उनको अधिकार दें और उनको सबल बनाएं, ताकि वो आगे भविष्य में अपने दायित्व, सिर्फ और सिर्फ दायित्वों का पाठ ना पढ़ाएं। आप ये बात और है कि आपको ये बात मेरी अटपटी लग सकती है, आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये सच कह रहा हूं, क्योंकि ये हकीकत है। परिवार टूटने के ये कारण है। आप ना चाहें तो अपने बच्चों से जाके पूछ सकते हैं। उनके मन में ये बात होती है कि मैं घर में हूं ही नहीं, मेरा घर में महत्व है ही नहीं। आप उस बच्चे के महत्व को पूरा महत्वहीन कर देते हो। आप उसके सामने ये प्रूफ करते हो कि तेरा कोई महत्व नहीं है। फिर पैदा क्यों किया था रे? पैदा क्यों किया था जब महत्व नहीं है? तो आपको उसको दिखाना है कि बेटा तेरा महत्व है, इस परिवार में तेरी भी बात का उतना ही महत्व है जितना मेरी बात का है, ताकि उसको लगे कि ये परिवार मेरा है। और आप उसको पूरी तरीके से महत्वहीन कर देते हो, तो इससे उसके मन में एक कुंठा भाव जाग जाता है और उसे लगता है कि मेरा घर में कोई महत्व नहीं है। जब घर में महत्व नहीं है तो लोग क्या महत्व करेंगे उसका? तो इस तरीके से बच्चे के मन में एक बैर जाग जाता है और फिर वो धीरे धीरे केवल बाप हूं मैं, मां हूं मैं, भाई हूं, बस किसी के नीचे वो दब जाता है। वो अपनी भावनाओं को मार लेता है, अंदर ही अंदर वो आपसे अलग हो जाता है, आपसे दूरियां बना लेता है। जब तक वो आपके साथ रहता है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और उसकी नौकरी नहीं लग जाती, और फिर वो आपको छोड़ देता है। कारण है कर्तव्य विहीन अधिकार और अधिकार विहीन कर्तव्य। आपको ये याद रखना है। दूसरा कारण है सुखवाद की संकल्पना। मैं ये नहीं कह रहा कि सुखवाद की संकल्पना बेकार है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा सिर्फ सुखवाद नहीं, व्यक्तिगत सुखवाद आ गया है। व्यक्तिगत सुखवाद का क्या मतलब है? व्यक्तिगत सुखवाद का मतलब है हर व्यक्ति सुख चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, आपके बच्चे भी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है वो सुखी रहे। कौन नहीं चाहता कि हम सुखी ना रहे? हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुखी रहे। लेकिन ये जो सुखवाद की संकल्पना है, ये जो व्यक्तिगत संकल्पना हो गई है, व्यक्तिगत का मतलब ये कि पति पत्नी भी, पति सिर्फ अपनी सुखवाद की संकल्पना को लेकर चलता है, पत्नी अपनी सुखवाद की संकल्पना को लेकर चलती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ कि आपने इस संकल्पना पे चल के कितने दिन तक सुख को भोग पाया? आपका जो सुखवाद की संकल्पना है वो हम दो, हमारे दो तक सीमित होकर रह गई है। हम दो, हमारे दो और हमारे वो दो, यहां तक इस संकल्पना को ले जाओ जहां पर सभी का सामूहिक सुख हो, परिवार का सुख हो। वो आपको कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ महीनों के लिए ऐसा लगेगा कि हम सुखी नहीं है। लेकिन मेरा दावा है कि आप जब लगातार उस चीज को जिएंगे, अपनी खुशियों को जब बांटेंगे परिवार में, तो परिवार में चमन बरसेगा, अमन बरसेगा। समझ रहे हो? परिवार एक आनंद की स्वर्ग बन जाएगा। परिवार को स्वर्ग यूं ही नहीं कहते, इसीलिए बनेगा। आप अपने व्यक्तिगत जो सुख है उन सुखों को छोड़ दो, स्वार्थ की पूर्ति मत करो। क्योंकि एक बात याद रखो हमेशा, जो रिश्ते स्वार्थ से सिले जाते हैं उनका टिका रहना मुश्किल है, और जो रिश्ते भावनाओं से सिले जाते हैं उनका टूटना मुश्किल है। आप भावनाएं दबाएं देते हो, आप लोगों की भावनाओं को दबा रहे हो। भावनाएं मत दबाओ, व्यक्तिगत सुख की संकल्पना मत लेके चलो, हम दो हमारे दो की भी संकल्पना लेके चलो, और इसके साथ साथ हमारे वो दो हैं
इसकी भी संकल्पना लेके चलो। आप केवल व्यक्तिगत सुख ना भोगो। आप मुझे बताओ, सामूहिक परिवार हमारे यहाँ हुआ करते थे, तो सामूहिक परिवारों में क्या था? सामूहिक परिवारों में भी विवाद थे। मैंने कहा ना कि जहां कुछ सीधी बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें भी थी, विवाद तो वहां भी होते थे। लेकिन आप ये बात समझो कि उस समय जो विवाद होते थे वो विवाद बहुत कम ऐसे होते थे कि पति पत्नी में देखने को मिले। सामूहिक परिवार में ज्यादातर जो विवाद होते थे वो विवाद परिवारजनों से होते थे, और उन विवादों का निपटारा हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो आसानी से कर देते थे। उनका अनुभव होता था, वो अनुभव पे हम लोगों के विवादों को सुलझा देते थे। लेकिन कभी पति पत्नी के बीच तनाव इतना ज्यादा ना था। मैं ये कहूंगा कि बहुत कम ऐसी स्थिति बनती होगी शायद सामूहिक परिवारों में कि पति पत्नी में आपस में विवाद होता हो, परिवारजनों से विवाद होता था, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। थोड़ा सा जो वार्तालाप होता था वो हो गया, बड़े बुजुर्गों ने सुलटा दिया, परिवार की बात परिवार में रहती थी। अब आपकी इस व्यक्तिगत संकल्पना ने क्या किया है? आपकी व्यक्तिगत संकल्पना या व्यक्तिगत सुखवाद की जो संकल्पना है उसने ये किया है कि आपको ये याद दिलाया कि सुख हमारा है, और आप अलग हो गए सामूहिक परिवार से। अब वो झगड़े जो कभी परिवारजनों के साथ रहते थे, आप लेने आए थे व्यक्तिगत सुख, लेकिन अब आप दोनों के बीच कलेश की स्थिति बन चुकी है। पति पत्नी भी सुखी नहीं है, और वहां तो सुलटाने के लिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे, अब आपके कलह को सुलटाने के लिए थाने हैं, कोर्ट हैं, कचहरी हैं। क्या हुआ? सुख मिला? नहीं मिला। आज परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। कारण क्या है? वे कारण यही है कि हमने व्यक्तिगत सुख की तलाश की और मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने पूरे साम्राज्य को खो दिया। ये स्थिति है। आप व्यक्तिगत सुख की संकल्पना के चक्कर में अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, पति पत्नी भी सुखी से नहीं रह पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आज आप थाने कोर्ट कचहरी में जाके देखो, हजारों लाखों तलाक के केसेस पहुंच रहे हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आप हम दो, हमारे दो की संकल्पना को, हम दो हमारे वो भी दो हैं, इस संकल्पना को लेके चलें। आपका परिवार जो था फिर से अमन बरसेगा। कुछ परेशानियां आपको होंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो परेशानियां आपकी इन परेशानियों से बहुत छोटी होंगी। आपकी हर समस्या का समाधान होगा, ये बात याद रखें। तीसरा कारण है आधुनिकवाद, मॉडर्निस्टिक। आधुनिकवाद, आधुनिकवाद का क्या मतलब है भाई? आधुनिकवाद भी अच्छा है, आधुनिक होना भी चाहिए, आधुनिक होने का भी मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है आधुनिकता को लेकर, वो दृष्टिकोण बेकार है। वो दृष्टिकोण क्या है? वो दृष्टिकोण ये है कि हम आधुनिक होने का मतलब समझते हैं सड़कों पे नंगे घूमना, हम आधुनिक का मतलब समझते हैं शराब पीना, आधुनिक का मतलब समझते हैं कि लाइफ इज वंस मोर और टेंशन गुड बाय। ये हम समझते हैं कि ये आधुनिकवाद है ना? हम समझते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य रहन सहन है, पाश्चात्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको लागू करना ये आधुनिकवाद है। बे, ये आधुनिकवाद नहीं है। आधुनिकवाद पूंजीवाद के उदय के साथ जो सामाजिक संबंध थे उनके लिए आधुनिकवाद था। या फिर मैं आपको इन शॉर्ट कम शब्दों में परिभाषा दूं तो आधुनिकवाद का मतलब है कि एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिस सामाजिक प्रक्रिया पर चलकर कोई एक कम विकसित राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र की संस्कृति से, विकसित राष्ट्र से कुछ विशेष बातों को स्वीकार करता है। और आप सोचो, आप विशेष बातों को लेकर चल रहे हैं, आप आधुनिकता में विशेष बातें हैं, ये विशेष बात है, बात को तर्क वितर्क कर देना। पुरानी जो हमारा गौरव है, हमारा अतीत है, हमारा गौरवशाली जो अतीत है, उस अतीत को अंधविश्वास कह देना, आप लोग इसको आधुनिकता समझते हो। आप लोग समझते हो कि जो चीजें चल रही हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो खैर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आप जो, आपसे कम पढ़ा लिखा हूं मैं, लेकिन आप जैसे जो थोड़े बहुत ही कहता हूं मैं उनको, आप जैसे जो लोग हैं जो खुद को हद से ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं, लेकिन क्या कहने में, हमारी पुरानी जो कह सकते हैं कि जो हमारा गौरवशाली अतीत है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को रूढ़िवाद का नाम देना ये आधुनिकता है। धर्म पर चलना और धर्म पर ना चलना ये आधुनिकता है। आपको तर्क वितर्क करना, वितर्क नहीं करना, तर्क के साथ कुतर्क करना, ये आधुनिकता है। आपने किसको आधुनिकता मान लिया है? ये आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता का मतलब है कि आप किसी विशेष चीजों को लेकर चलें। आपके पास मैंने कहा पूंजीवाद के लिए आया, पूंजीवाद के उदय के साथ आधुनिकता आई है। इसका मतलब ये कि आज जो आपके पास जो चल रहे हैं, जो नए तरीके हैं कि बाहर बैठ के पहले अंतर्देशी कार्ड भेजे जाते थे, फिर धीरे धीरे एसएमएस का चलन हुआ, एसएमएस के बाद अब व्हाट्सएप चल रहा है, दुनिया भर की सोशल साइट से आप प्रयोग कर रहे हैं, ये है आधुनिकता।
बात समझ आ रही है? आपके आधे कपड़े आधुनिकता नहीं है। आप अपने पिता को, अपने परिवार की रूढ़ियों को, अपने परिवार की मर्यादाओं को जो ये कहो कि ये रूढ़ियां हैं, ये आधुनिकता नहीं है। इसी आधुनिकता की दौड़ में हम लोग बावरे हुए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? इसी आधुनिकता की होड़ में सब चीजें मिटती चली जा रही हैं। आधुनिक बनो, आधुनिक बनो, मैंने ये नहीं कहा आधुनिक मत बनो। परिस्थितियां बदलती हैं, समस्याओं का पैटर्न चेंज होता है, तो समस्याओं का समाधान भी बदलता है। हमें हर चीज को लेके चलना है, लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं भूलना, हमारी गौरवशाली अतीत को नहीं भूलना है। हमें परिवार में सबका सम्मान करना है, आदर करना है। अगर वो सम्मान करने लायक है तो ये बात और समझ लो, जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है वो सम्मान योग्य है। मैं नहीं मानता, बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन पूरी समझना। जरूरी नहीं है कि आपको पैदा करने वाले लोग आपके सम्मानीय हैं, ये गलत है। क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तुम्हारा बाप शराब पी के नाली में मुंह डाले पड़ा है, कुत्ते चाट रहे हैं, गैया मूत रही है, इज्जत करेगा बेटा तुम्हारी? नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ना करे। भाई अगर सुधरना है तो पहले बाप को सुधरना है, पहले बाप को अपनी आदतें छोड़ना है। आजकल के बाप करते क्या हैं? आजकल के बाप ये करते हैं कि खुद अपने कुकर्मों को छुपाएंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा बेटा ऐसा ना करे। वो करेगा, तेरी ही औलाद है, समझ रहे हो ना? वो तो जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो ना, तेरी औलाद तुझे बहुत अच्छे से जानती है, तेरी इज्जत नहीं करेगी। और फिर क्या करोगे? फिर आप दुनिया भर में डंका पीटोगे कि मेरे बेटे ने इज्जत नहीं की, मेरे बेटे ने इज्जत नहीं की। क्यों करेगा वो? उसको तुम्हारे को कर्मों का पता है। अगर तुम चाहते हो, तुम स्वार्थी हो एक नंबर के, तुम कर रहे हो गलत और तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो और तुम चाह रहे हो कि मेरा बेटा ना करे, तो तुम भी ना करो ना। बदलाव की बातें करने से बदलाव नहीं होता, बदलना पड़ता है। बदलाव की बातें सब करते हैं, मैं भी बदलाव की बातें कर लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा, समझ आ रही है ना बात? लेकिन पहले बदल लो। जब खुद के बदलने की बात आती है, एक बाप के बदलने की बात आती है, अगर बेटा कहता है, अगर उस बेटे की मां कहती है कि शराब मत पी, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन नाली में मुंह डाले डले हो तुम। शराब पियो, पीना है घर पे बैठ के पियो, इज्जत से पियो, है ना? तुम नाली में मुंह डालो, तुम्हें कुत्ता जा रहा है तुम पे मूत के, और तुम्हारा बेटे ने तुम्हें देख लिया, वो तुम्हें इज्जत करेगा? तुम अय्याशनियां कर रहे हो, वेश्यावृत्ति कर रहे हो, तुम्हारा बेटा तुम्हें इज्जत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए वृद्धाश्रम बने हैं। फिर वहां जाके वृद्धाश्रम में बैठ के तुम कहोगे कि हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया। छोड़ेगा। आप सुधर जाओ, समझे? व्यवहार, अगर आप चाहते हो कि बेटा आपकी इज्जत करे, तो फिर आपको अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाना होगा। और आजकल जो नई जनरेशन है ना, वो क्या कर रही है? यही तो कर रही है। क्या तुम्हें बाप नहीं बनना? क्या जो लड़कियां जो कर रही है, क्या उनको मां नहीं बनना? उनको भी बनना है। उनके भी कुकर्मों को कोई ना कोई उजागर कर देगा कि ये किया इस महिला ने, ये किया तेरे बाप ने, इज्जत नहीं होगी। खुद बदल जाओ, अपने वाणी से नहीं, व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से शिक्षा दो, समझाओ, बच्चा देखेगा। इज्जत तो वे बाप की क्या, कभी कभी इज्जत किसी गैर व्यक्ति की भी कोई व्यक्ति इतनी करने लगता है जितनी अपनी बाप की इज्जत नहीं करता। समझ रहे हो? क्या वो उसमें उसका खून है? नहीं है, लेकिन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित है। आप माँ बाप हो, लेकिन ये जो शब्द है ना माँ और बाप, ये अपनी गरिमा खो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप गलत रास्ते को इख्तियार कर चुके हो और आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को घर में नहीं बिठा रहे हो, लेकिन बच्चे को श्रवण कुमार की कथा सुना रहे हो। वो नहीं सुनेगा वो। अपने बेटे को, अपने बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा के तुम उम्मीद रख रहे हो कि जो बेटा श्रवण कुमार बनेगा, नहीं बनेगा। तुमने तो अपने माँ बाप को प्रेम से वृद्धाश्रम भेजा है, वो तुम्हें लात मार के वृद्धाश्रम भेजेगा। समझे? अपने आप को सुधार लो, समझ जाओ, ठीक है? एक बात ये। दूसरी बात, अगला कारण जो भी हो, अगला कारण है नारी सशक्तिकरण। ये क्या है? ये भी अच्छी अवधारणा है, होना भी चाहिए, नारी को सशक्त होना भी चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण यहां भी गलत है। नारी सशक्तिकरण का दृष्टिकोण यहां भी गलत है। यहां पर नारी सशक्त होने का मतलब पता क्या लगाया जा रहा है? नारी सशक्त होने का मतलब लगाया जा रहा है सिगरेट पीना। नारी सशक्त होने का मतलब लगाया जा रहा है नाइट क्लब में जाके डांस पार्टी करना। नारी सशक्तिकरण का मतलब लगाया जा रहा है पौवा पीना, जुआ
खेलना, सारे क्या नाम से दुर्व्यसनों में पड़ना, ये है नारी सशक्तिकरण भारत का, समझे। और तुम्हीं को मताई बनना है कल, तुम्हारा बेटा तुम में लाते देगा, तुम्हारा बेटा जो माँ शब्द को लेके तुम ढोड़ी का पीटते हो ना कि हम माँ हैं, ये माँ शब्द की गरिमा को बचा के रखो, समझे। ये माँ शब्द की गरिमा को बचाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि साहब हम नारी सशक्त हो रही है, साहब नारी सशक्त हो जाएगी पगुआ पीने से, नारी सशक्त हो जाएगी चिलम सिगरेट पीने से, नारी सशक्त हो जाएगी नाइट क्लब जाने से। अबे भिन्नताएं हैं, तुम पुरुष जैसा नहीं पुरुष बनने की कोशिश कर रही हो, समझ आ रही है ना मेरी बात। पाश्चात्य देशों में ऐसा हुआ, वहां की महिलाओं ने ये कोशिश की कि हम पुरुष जैसे बन जाएं, लेकिन वो पुरुष जैसे बनने में जब कामयाब नहीं हो पाई ना, तो उन्होंने लिंग परिवर्तन करा लिए, तो ना तो वो महिलाएं रही और ना वो पुरुष हो पाए। तो जितना भी आपने पुरुष के जैसा होने की कोशिश की है, नारी की गरिमा में उतनी गिरावट आई है। नारी का अपना महत्व है, नारी की अपनी गरिमा है, नारी की अपनी शक्ति है, नारी की अपनी सृजन शक्ति है, नारी की अपनी सामर्थ्य है, नारी का अपना व्यक्तित्व है, नारी की अपनी महानता है, लेकिन खो दी ना, क्योंकि आपको पुरुष जैसा बनना है। इसका मतलब आपने सशक्तिकरण का मतलब कैसे लगा लिया, जीन्स टी शर्ट, बाजार पे घूमना, इनसे क्लब्स में जाना, जो अश्लील बातें अगर गालियां अगर पुरुष दे रहा है तो वो गालियां तुम्हें भी देना है, क्योंकि तुम्हें सशक्त बनना है। ऐसे बनते हैं सशक्त, ये है सशक्तिकरण का तरीका। भाई ये तो वही बात हुई ना, ये तो वही बात हुई कि एक गुलाब अगर चाहे कि मुझे चमेली बनना है और शेर चाहे मुझे चीता बनना है, भैया गुलाब की कीमत इसलिए है क्योंकि वो गुलाब है, चमेली की कीमत इसलिए है क्योंकि वो चमेली है, शेर की कीमत इसलिए है क्योंकि वो शेर है, और चीते की कीमत इसलिए है क्योंकि वो चीता है। आप नारी की कीमत तभी है जब आप नारी हो। और आप उससे कह सकते हैं कि माँ के लिए इतना गलत शब्द क्यों कहा मैंने, गर्मा फूरा है। माँ शब्द इसलिए गर्मा फूरा है कि माँ बनने की प्राथमिक आवश्यकता है महिला बनना, और आप क्या बन रही हो, पुरुष, क्या पुरुष बन रही हो तुम, और महिला बनना जरूरी है माँ बनने के लिए, और महिला तुम बन ही नहीं पा रही हो, तुम्हें तो पुरुष बनना है, तुम्हें तो पुरुष बनना है। और जब तुम्हें पुरुष बनना है तो महिला तुम हो ही नहीं, और जब महिला नहीं हो तो माँ ऐसे ही नहीं मिलता माँ का तमगा। माँ के लिए ममत्व होता है, माँ के लिए मातृत्व होता है। तुम पहले ही चीजों को खो चुकी हो, माँ का ममत्व कहाँ है तुम में, तो तुम्हारा बच्चा तुम में लाते मारेगा, तुमको भगा देगा, और फिर तुम दुनिया में जाके तांडव करोगे, हमारे बच्चे ने भगा दिया, मैं उसकी माँ हूं, कौन सुधारेगा। भाई जो वृक्ष बड़ा हो जाता है, जो वृक्ष बड़ा हो जाता है, जो आपने बीज रोपा है, उस बीज को अंकुरित होने के बाद, प्रस्फुटन होने के बाद जो पौधा बना है, उस पौधे को जो वातावरण मिला है, उस वातावरण के बाद वो पौधा बड़ा हो गया, वो वृक्ष बन गया है, बट वृक्ष बन गया है। अब क्या होगा, अब दो ही तरीके हैं, या तो उस बट वृक्ष के कांटों को सहते रहो, या फिर उसको काट के फेंक दो। अब तुम माँ हो तो तुम्हें काट के दो, फेंक नहीं देगा, तुम्हें वृद्धाश्रम में जाके पटक देगा। तुम जाके कहोगे कि साहब वो बच्चे ने गलत किया, तुमने गलत किया, शुरुआत तुमने गलत की, बच्चे ने नहीं की, तुमने वातावरण ऐसा दिया। अगर चाहते हो, अरे एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों का कहना रहता है कि महिलाओं के लिए भी, मैं भी ये मानता हूं कि महिलाओं को समानता दें, लेकिन पुरुष बनने की कोशिश ना करें। भाई हम लोगों में लिंगीय भेद है, ये भेद विज्ञान ने नहीं, परम विज्ञान प्रकृति ने बना के भेजा है, समझे। विज्ञान से बड़ा है परम विज्ञान, प्रकृति। अगर प्रकृति को ये पता होता, भाई विज्ञान क्या कर रहा है, विज्ञान प्रकृति ने जो बनाया उसी की तो खोज कर रहा है ना, वो अपनी तरफ से क्या कर रहा है, वो जो प्रकृति में है उसी को तो खोजता रहता है। दो ही प्रकार के तो विज्ञान होते हैं, एक अवधारणाओं पर आधारित होता है और एक सिद्धांतों पर। जो सिद्धांत वाला होता है वो सब प्राकृतिक चीजों के ऊपर ही तो है, हाँ या ना, प्राकृतिक चीजों के ऊपर है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप, परम विज्ञान है प्रकृति, प्रकृति ने विविधता है, लिंगीय भेद भेजे, शारीरिक भिन्नताएं भेजी। ये जो भिन्नताएं है ना, ये संतुलन है। आपने जहां पर जिस क्षेत्र का जितना ज्यादा बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी या जैविकीय विविधता जितनी ज्यादा होती है, वहां का पर्यावरण उतना ज्यादा संतुलित होता है। अगर उसको ये लगता कि भाई विविधता होना जरूरी नहीं है, तो जब वो तुम्हें पैदा करता ना, तो वो तुम्हें द्विलिंगी बना के भेजता। आपकी जब इच्छा होती तो आप पुरुष बन जाते, आपकी इच्छा होती आप महिला बन जाते। उसने आपको एक लिंगी बना के इसलिए भेजा कि बेटा इसी में तेरी भलाई है। तुझे अगर स्त्री बना के भेजा है तो तू स्त्री बन पूरी तरीके से, तेरी भलाई इसी में है। और पुरुष को पुरुष बना के इसलिए भेजा है कि पुरुष बनने में ही तेरी भलाई है।
बात समझ आ रही है? यहां मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैंने बाप की बात पहले की, अब मां की बात कर रहा हूं। बाप को भी सुधरना है, मां को भी सुधरना है। बात समझ आ रही है ना? तो सशक्तिकरण का मतलब तुम जो हो उसको सशक्त बनाओ। तुम मत भूलो कि तुमने महाराणा प्रताप पैदा किया, तुम मत भूलो तुमने महावीर, तुमने भगत सिंह, तुमने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग पैदा किए। तुम ही हो जिन्होंने राम पैदा किया, तुम ही हो जिसने महावीर पैदा किया, तुम ही हो जिसने कालिदास पैदा किया, तुम ही हो जिसने गांधी पैदा किया, और तुम ही हो जो आज फिर से एक महाराणा प्रताप पैदा कर सकती हो, पुष्यमित्र शुंग पैदा कर सकती हो, सम्राट अशोक पैदा कर सकती हो, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर सकती हो, लेणु पैदा कर रही हो। कारण यही है क्योंकि आपने अपनी गर्मा, अपनी सृजन शक्ति को खो दिया है। अब आप कहोगे आप तो बहुत फालतू बोल रहे हो, मेरा मिजाज यही है, मेरा मिजाज यही है, क्योंकि मुझे फिर से नज्म याद आ रही है, फिर से बता देता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि जो बात कहते डरते हैं सब, मुझे किससे इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन इससे है कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी ना कभी ये रात, लिख। रोजनामों में जो पाते नहीं जगह, हर जगह की है वो वारदात लिख। लिखे थे कसीदे जिस कलम से वो फेंक दे, अब खूने दिल से सच्ची कलम की सिफात लिख। और कहते हैं कि जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, पर जो होना चाहिए वो वाकयात लिख। तो मैं आपसे इन शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि ये होना चाहिए। जो हो चुका वो तो हो गया, अब क्या हो ये हम पर निर्भर करता है, और जो होना चाहिए वो बात आप तक आना भी चाहिए। बात समझ आ रही है ना? इसलिए मैं इतना तल्ख मिजाजी हूं, तल्ख तरीके से बोलता हूं, क्योंकि सच यही है। आप अपनी गर्मा, आप अपनी सृजन शक्ति का ह्रास कर चुकी हो। सिर्फ आप नहीं, पुरुष भी। वापस आओ, लौट कर आओ, पहचानो खुद को, अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है? अगला कारण परिवारों के बिखरने का अगला कारण क्या है? अगला कारण है, हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हमारा जो परिवार है उस परिवार में मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया जाता है कि आप मर्यादित रहो, आपकी सीमाएं हैं। मैं मानता हूं मर्यादा अच्छी चीज है, होना भी चाहिए मर्यादा, लेकिन क्या आप कितनी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं? क्या आपकी कोई मर्यादा नहीं है? भले आप बूढ़े हो, बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, आपकी मर्यादाएं नहीं है, आपकी भी मर्यादाएं हैं। आप अमर्यादित हैं और बच्चों से कोशिश कर रहे हैं कि वो मर्यादित हो जाए, होगा ही नहीं। बच्चा मर्यादित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वातावरण ऐसा मिल रहा है उसको कि वो उस वातावरण में मर्यादित होने वाला नहीं है, वो मर्यादित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले आप मर्यादित बनो। आप पिता बन गए हो ना, पिता बनने से पहले आपने जो भी किया, लेकिन अब आप पिता बन चुके हो ना। अब आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाओ। अगर आप चाहते हैं कि ये बेटा बड़ा होकर मुझे घर से बेघर ना करे, तो फिर आपको अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। आपको वो खुद को करके दिखाना होगा जो आप एक बेटे से चाहते हैं। ये परिवार टूटने का एक ये भी कारण है। अगला कारण क्या है? अगला कारण है, महिलाओं की एक और बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि लड़कियां पराई होती हैं। लड़कियां पराई होती हैं। काहे होती हैं भैया पराई? बताओ, क्या तुम्हारा डीएनए नहीं है उसमें? तुम्हारा जो शारीरिक उसकी लड़की की रचना है वो तुमसे मिलती जुलती नहीं है? क्या उसके शरीर में बहता हुआ खून तुम्हारा नहीं है? क्या उसका स्नायु मंडल जो है वो तुम्हारा नहीं है? लेकिन ये शब्द भी अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है। कब? क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को रानी जैसा पालना है, और आने वाली जो दूसरे की बेटी है उसको नौकरानी बना के पालना है। तो कह देती हैं बेटियां पराई हैं, जब ससुराल जाएंगी तो सीख जाएंगी। क्यों सीख जाएंगी? ससुराल में जाके भी वो तांडव करेंगी। समझ रहे हो ना? इसलिए अगर आप जो उम्मीद अपनी आने वाली बहू से रखती हैं या रखते हैं, वही उम्मीद आप अपनी बेटी के साथ भी रखो। वही बातें आप अपनी बेटी को भी सिखाओ। जो आप उम्मीद रखते हो कि मेरे बेटे की आने वाली बहू से हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, इतने हुक्म पेलेंगे, तो अपनी बेटी पर भी पेलो। आप उसको तो रानी बना के रखना चाह रहे हो, और जो दूसरे की बेटी आई है उसको नौकरानी बना के रखना चाह रहे हो, वो भी तो किसी की बेटी है। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि आपने माना कि बेटी पराई है। चलो शादी हो गई,
शादी हो गई बेटी की, अब तुम फोन पे सबसे बड़ी हमदर्द उस बेटी की माँ ही है, जो माँ ये कहती फिर रही है ना कि बेटी पराई है। ये क्या होती है ससुराल में, जब बेटी फोन करती है तो वो अपनी माँ को करती है, और माँ इस समय सबसे बड़ी हमदर्द है उसकी, परिवार टुटवा देती है। क्यों? तुम्हें तो पराई थी ना वो, तो शादी के बाद रिश्ता तोड़ क्यों नहीं दिया? फिर क्यों उसकी इतनी बड़ी हमदर्द बनी? तुमको उसके हंसते खेलते परिवार को आग लगवा दी तुमने। ये भी दोहरी प्रवृत्ति। बेटियां अपनी हैं, अपनी थी, अपनी रहेंगी, इसको भी समझने की कोशिश करें। बेटी को वही शिक्षा दें जो आप आने वाली किसी की बेटी से चाहती हो। एक ये कारण है। अगला कारण, मैं बात मर्यादा की कर रहा था, मर्यादा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मुझे आप एक बात बताओ, रिश्ते खून के होना जरूरी नहीं है, मैं नहीं मानता। एक तो होता है रिश्तों का होना और एक होता है रिश्तों का बनाना, दोनों में फर्क है। होना अचानक होता है, बनाना विवेकशील होता है। जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें हमारा मन होता है, जब कोई चीज बनाई जाती है उसमें विवेक होता है। वो अचानक नहीं होता, उसका सृजन किया जाता है, अचानक नहीं होता। वो क्या होता है, धीरे धीरे हम अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं, वो है बनाना। और होना अचानक हो जाता है। तो आपने जो बच्चा पैदा हुआ ना आपका, वो खून का रिश्ता है। आप उसको पढ़ाते हैं कि मेरा तुझमें खून बह रहा है तेरी रगों में, खाए किराए की कोखें नहीं मिल रही, किराए की कोखें नहीं मिल रही क्या? किराए की कोखें भी तो मिल रही है। फिर अभी भारत में ज्यादा नहीं है किराए की कोखों में चलन, लेकिन हो जाएगा तो कोख तो किराए की भी मिल रही है ना, तो फिर बाका रिश्ता वासी क्यों नहीं है? मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं खून कोई मैटर नहीं करता बे, खून का रिश्ता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि खून के रिश्ते आने वाले समय में किराए की कोख से बच्चे पैदा होंगे तो क्या करोगे बेटा, उसको दे दोगे? नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है भावनाओं का रिश्ता। क्या खून का रिश्ता कौरव पांडवों के बीच नहीं था? क्या खून का रिश्ता रावण विभीषण के बीच नहीं था? बताओ, क्या खून का रिश्ता बाली और सुग्रीव के बीच नहीं था? लेकिन फिर क्यों एक दूसरे के विरोधी हुए? क्योंकि खून के रिश्ते इतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भावना। महत्वपूर्ण क्या है? भावना। जो भावना राम की बानरों के साथ थी, क्या खून का रिश्ता था? नहीं था। जो भावना राम की वो जुलाहे के साथ थी, वो खून का रिश्ता था? नहीं था। तुम्हारी लुगाई जो आई शादी हो गई, उससे तुम्हारा खून का रिश्ता था? नहीं था। लेकिन वो भी तुम्हारे परिवार का अंग बनी ना, उसने भी तुम्हारे परिवार को उतना ही समझा, उतनी तवज्जो दी ना। क्या तुम्हारी घरवाली से तुम्हारा खून का रिश्ता था? नहीं था। भावनाओं का रिश्ता था। जो सफल रिश्ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आजकल वाले रिश्तों की बात नहीं, 4 दिन में तलाक होने वाले रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं उन रिश्तों की बात कर रहा हूं जो आज दादा दादी बने हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन तरीके से बताया है। क्या उनका खून का रिश्ता उनसे था? नहीं था। भावनाओं का रिश्ता था। भावनाएं प्रधान है, खून प्रधान नहीं है। बात समझ आ रही है ना? रिश्तों को चलाने के लिए भावनाएं चाहिए, सोच अच्छी चाहिए। जो बेईमानी का जो भीतर हो उसी को बाहर दिखाने की कोशिश करो, सहज रिश्तों को निभाने की कोशिश करो। जो अंदर हो, ना कोई दिखावट ना कोई छिपावट, जो है स्पष्ट कहो, जो है साफ कहो। रिश्तों को इतना हल्का करो जैसे आकाश में उड़ता हुआ कोई चील, पंखों को नहीं हिलाता लेकिन उड़ता रहता है। ये रिश्ते हल्के कब होंगे? जब हम सहज होंगे। हमारे मन में जो बात है वो बात को रखना सीखो परिवार में। शिकायत बाहर तब जाती है जब घर वाले सुनने को तैयार नहीं होते। हम बच्चों की शिकायत को सुने, हम उनको मौका ना दें और हम खुद ऐसे काम ना करें कि रिश्ता बोझ लगने लगे। रिश्तों में अगर आपकी सोच में जरा भी मौज आएगी, ये तय है कि आपके रिश्तों में खरोच आएगी। आपको ये तय करना है कि आपकी सोच में कोई मौज ना आए। अगर आपकी सोच में कोई मौज नहीं आएगी तो आपके रिश्तों में भी कोई खरोच नहीं आएगी। आपको सहज बनना है, आपको अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना है। जो विकृतियां परिवार में आ चुकी हैं उनको बना के रखना है। एक माता की, एक पिता की जो प्राचीन गरिमा थी, उस गरिमा को खोने नहीं देना है। माँ होती है, माँ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बोला था, लेकिन आज की माओ के बारे में मैं फिर से बोलूंगा। रिश्तों को किस तरीके से निभाना है, शिकायतें कितनी अहम होती हैं, इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, चर्चा करूंगा आपसे। शिकायतें करना भी चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। जिनको बुरा लगा हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बुरा लगने के लिए ही कहता हूं। जिन्हें बुरा लगा हो वो अभी के अभी उल्टी कर दें, और अगर ठीक ठाक लगा हो तो अच्छी बात है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।